हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका अपने चैनल में और जिसका नाम है स्टडी विद गौरव गुरु। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट ज़रूर बना कर रखें, जैसे कि आप हमारी वीडियो पर लगातार बनाए हुए हैं ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए, हमने जो है इससे पहले लेक्चर में यहाँ तक पढ़ लिया था, वर्तमान 7वें लोकायुक्त तक। अब हम प्रमुख संगठन को देखेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए आने वाले के लिए इम्पोर्टेंट हैं, या आपको परीक्षा वाणी से इस बुक को कराया जा रहा है, तो जो कि शॉर्ट नोट जो है वो कराए जा रहे हैं जिससे आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, आता ही नहीं शॉर्ट नोट्स में ज़्यादातर, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं सारे एग्जाम में। तो जो भी वन लाइनर के एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रमुख संगठन। और देखिए, मात्र 15 मिनट के अंदर ही आपको सब कुछ ज़्यादा कराया जाएगा। ज़्यादा लंबा लेक्चर करने से भी जो है वन लाइनर करने से बोरियत आ जाती है, तो बस 15-15 मिनट के लेक्चर ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो पहला है आपका पॉइंट, नागरिक सुरक्षा संगठन। इसकी स्थापना जो है 1962 में हुई है आपकी। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित हैं, 17 जिलों में जो है स्थापित हैं। फिर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? तो ये 9 मार्च 1993 को हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 मार्च 1993 पिछड़ा वर्ग आयोग। फिर आपके आगे बढ़ते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक जो है आयोग का गठन, तो 1994 में, एक साल बाद। पहले ओबीसी वाला पिछड़ा वर्ग आयोग, फिर अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन वो 7 अक्टूबर 2002 को हुआ। फिर राज्य सूचना आयोग वो 14 सितंबर 2005 को हुआ है, राज्य सूचना आयोग। फिर राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन ये कब हुआ? तो ये अगस्त 2004 में हुआ, राज्य महिला आयोग का गठन। राज्य सुरक्षा आयोग जिसके अध्यक्ष सीएम होते हैं, ठीक है, तो उसका गठन जो हुआ है वो 12 जुलाई 2013 को हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन ये 2013 में हुआ इसका भी। फिर एनआरआई विभाग का गठन वो 18 जुलाई 2014 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश माइग्रेंट, एक मिनट रुक जाइए, उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के हेतु कहाँ स्थित है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। और आप ये कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताइए कि एनआरआई डे कब मनाया जाता है इंडिया में? एनआरआई डे, ठीक है, इसको बताएं आप। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की संरचना, भौगोलिक स्थिति और क्या क्या इनके लैटिट्यूड और सारे के सारे हैं, ठीक है। तो बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो आकार जो है वो लंबवत आकार है इसका, ठीक है, लंबवत आकार है। और ग्लोब पर स्थिति देखी जाए तो ये अगर नीचे देखा जाए, यहाँ से आप देखें यहाँ तक और यहाँ से आप ऐसे देखें तो 23 डिग्री यहाँ है, 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और इधर से अगर देखें आप पश्चिम से पूरब की तरफ देखें तो यहाँ से ये है आपका 77 डिग्री 5 मिनट से कितना है, इधर से अगर देखेंगे तो इधर 70 डिग्री 5 मिनट से लेकर इधर है आपका 84 डिग्री 38 मिनट। तो ये पूर्वी देशांतर तक यूपी का विस्तार है पूरा। और अक्षांशीय विस्तार में डिफरेंस देखा जाए, यानी कि अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो इसमें कितनी डिग्री का अंतर है? तो 6 डिग्री 32 मिनट का डिफरेंस है, पूरा पूरा आता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और अगर देशांतरी देखा जाए तो वो 7 डिग्री 33 मिनट का है, ठीक। और ये क्वेश्चन है फैक्ट वाला, पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई आप जाएंगे तो आपको 650 किलोमीटर चल लगेगी। और उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो आपको 240 किलोमीटर है इसकी। कुल क्षेत्र पर रट लें बिल्कुल, 240,928 वर्ग किलोमीटर और पूरे भारत का 7.33% है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र जो है वो 2.70% कुल है, ठीक है। फिर क्षेत्र की दृष्टि से देश में स्थान तो चौथा है, पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उसके बाद में अपना यूपी, ठीक है। तो ये बन गया राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर अपना यूपी, ठीक है। रमू रमू से याद कर लें आप, ठीक, एक माह लगा दें बस। तो इस तरह से याद होगा, राजस्थान, महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश और ये आपका उत्तर प्रदेश, तरह से। और पूरे दुनिया में बात करें ना, 5वां सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश होगा यूपी, ठीक है, जनसंख्या दृष्टि से। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में घटते हैं, तो सबसे पहले सबसे बड़ा खीरी है, लखीमपुर खीरी, उसके बाद सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर, फिर इलाहाबाद। आप टॉप 3 याद रखें, सबसे पहले खीरी, उसके बाद में आपका सोनभद्र और फिर आपका हरदोई।
तो ये तीन जो हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से हैं, सॉरी, और घटते हुए क्रम में। और सबसे कम क्षेत्र वाले, तो कम क्षेत्र पर सबसे पहले हापुड़ में है, उससे थोड़ा ज़्यादा भदोही में, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा शामली, और फिर गाजियाबाद, और फिर गोरख जो है गौतम बुद्ध नगर। ठीक। अब है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, तो बहुत अच्छी तरह इसको याद करें और मैप को अपने सामने लेके बैठें और उसमें देखें सब के उत्तर पूर्वी जिले कहाँ कहाँ हैं और कौन से ज़िले जो हैं हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं और कौन से दूसरे स्टेट से बॉर्डर बनाते हैं। तो देखिए सबसे पूर्वी जिला यानी सबसे पूर्व में यहाँ पे आपका बलिया जो बिहार से लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका शामली। तो ये दोनों जो हैं, और दोनों के बीच में ये उत्तर पश्चिम की जो है, ये हमारे, सॉरी, सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला। तो पूर्वी जिला यहाँ पर है आपका बलिया और यहाँ पर आपका शामली, और उत्तरी है सहारनपुर, और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आएंगे आप सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र ये आपका पूरा उत्तर पश्चिम और पूरब पश्चिम वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेपाल से सटे 7 जिले। देखिए नेपाल से 7 जिले सटे हुए हैं और ये क्रम पूछ रहे हैं पूरब से पश्चिम का, यानी पूरब से पश्चिम। तो ये पूरब से पश्चिम लगाएंगे आप, तो सबसे पहले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो ये इस तरह से आप पूरे जो हैं लगे हुए हैं, पूरा किससे हैं ये, पूरब से पश्चिम की तरफ। ठीक है, और 7 जिले लगते हैं। और पीलीभीत एक ऐसा जिला है, ये जो पीलीभीत है ये आपका इधर तो लगता है नेपाल से और इधर लगता है आपका उत्तराखंड से। तो ये पीलीभीत ऐसा जिला है जो कि एक राज्य और एक इंटरनेशनल बॉर्डर से छूता है। फिर नेपाल की सीमा की लंबाई जो है वह लगभग 579 किलोमीटर जो है सीमा लगती है भारत के साथ इसकी। ठीक, उत्तर प्रदेश के साथ। फिर प्रदेश से सटे जिलों की संख्या, तो 9 जिले जो हैं प्रदेश से सटे हुए हैं, जिसमें 8 राज्य हैं और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। फिर उत्तराखंड से भी 7 जिले हैं, वो भी क्रम पूछ रहे हैं कहाँ से। उत्तराखंड जैसे ये आया उत्तराखंड, ठीक है, तो इधर से ये, इधर तो हो गया आपका नेपाल, इधर हो गया आपका यूके। तो यहाँ से लगते हुए ज़िले जो हैं वो यूके से लगते हुए ज़िले उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ से पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आपका पश्चिम से पूरब की ओर, यानी यहाँ से इधर चलेंगे आप। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे हम, पश्चिम से पूरब की ओर। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले सहारनपुर, फिर आपका शामली, फिर आपका बागपत, फिर गौतम बुद्ध नगर, और सॉरी ये तो हरियाणा से हो गए, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, सॉरी। तो सबसे पहले आप देखेंगे उत्तराखंड से, तो सबसे पहले सहारनपुर। ठीक है, यहाँ सहारनपुर, यहाँ पर मुजफ्फरनगर, यहाँ पर बिजनौर, यहाँ पर मुरादाबाद, और यहाँ पर बरेली, और यहाँ पर पीलीभीत। तो इस तरह से ये आपके उत्तराखंड से ज़िले हो गए। अब हरियाणा से 6 ज़िले सटे हुए हैं, ये भी उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, तो यहाँ सहारनपुर, फिर शामली, फिर बागपत, फिर गौतम बुद्ध नगर, और फिर मथुरा। तो ये उत्तराखंड से 6 ज़िले सटे हुए हैं, तो उनको याद रखें। अब दिल्ली से सटे 2 ज़िले उत्तर से दक्षिण की ओर, तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है, इधर दिल्ली हो गया आपका। फिर आते हैं आपके हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर, सॉरी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारक नदी वो है आपकी यमुना। तो यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। राजस्थान से कौन से 2 जिले सटे हुए हैं, तो वो आगरा और मथुरा हैं, जो आपके राजस्थान से सटे हुए हैं। मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा गिरे जिले जो हैं टच होते हैं वो आपके 11 जिले, ये दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें आगरा, इधर इटावा, इधर जालौन, इधर झांसी, फिर नीचे इधर ललितपुर, फिर इस तरह से आपका बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो ये सारे के सारे आपके 11 ज़िले हैं मध्य प्रदेश से सटे हुए। और एक ऐसा है आपका जो ललितपुर जो है, ललितपुर इस तरह से है ना, तो ये जो है तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ ज़िला है, ये भी याद रखें। अब हैं बिहार से सटे हुए ज़िले। अब बिहार से देखेंगे। ठीक है, अब बिहार से सटे हुए ज़िले हैं, बिहार से भी 7 ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश के लगते हैं, जिनके अंदर सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और आपका महाराजगंज। ठीक है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम है। तो इस तरह से 7 ज़िले जो हैं बिहार से लगते हैं उत्तर प्रदेश के। अब है छत्तीसगढ़ से सटे ज़िले, तो केवल एक सोनभद्र है। इसी तरह से झारखंड से सटा हुआ ज़िला भी एक है सोनभद्र, और सोनभद्र से सटे राज्य वो 4 हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोनभद्र 4 जिलों से लगता है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्य शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं आप सहारनपुर से सटे जिले। तो सहारनपुर से 3 जिले सटे हुए हैं, एक में जिसमें आप सहारनपुर 3 जिलों से एक लगता है राज्यों से। एक तो लगता है ये हरियाणा से, एक लगता है हिमाचल प्रदेश से, और एक लगता है उत्तराखंड से। तो इन 3 राज्यों से ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है, जो कि यूपी में स्थित है।
और यह उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य है। तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा को टच करता है और हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा को टच करता है। आगे बढ़ते हैं। तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला वो आपका ललितपुर है, ये हमने बता दिया आपको। वो प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। प्रदेश के सबसे उत्तरी पश्चिमी बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी को टच करता है बिहार और पश्चिम को टच करता है आपका, बताइए कौन सा टच करेगा, हरियाणा। ठीक है, शामली जो है हरियाणा से टच है। अब प्राकृतिक विमान देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। तो इसकी बात करी जाए आपकी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखें। फिर आपका प्राकृतिक विमान गंगा का जो है करा गया, सबसे पहले गंगा का मैदान, फिर भाबर तराई का क्षेत्र और दक्षिण का पर्वत पठार। तो इस तरह से इसका प्राकृतिक विभाजन है, पहले गंगा का मैदान, फिर भाबर तराई का क्षेत्र और दक्षिण का पठारी भाग। आगे बढ़ते हैं। राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है वो भाबर क्षेत्र कहलाता है, पतली पट्टी के रूप में, जिसमें क्या होते हैं कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि, उसको भाबर क्षेत्र कहते हैं। ठीक, भाबर क्षेत्र, जहाँ पर नदियाँ जो हैं पहाड़ों से निकलकर अंदर की तरफ जाती हैं। और भाबर क्षेत्र सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूरब से पश्चिम तक फैला भाग, पूरब से पश्चिम तक फैला भाग वो तराई का इलाका कहलाता है, जो भाबर के नीचे होता है। इसमें क्या होता है समतल व नम और दलदली भूमि होती है, उसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। कंकड़ पत्थर वाला जो क्षेत्र होता है उसे भाबर क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें क्या होता है, धान और गन्ना है। तराई क्षेत्र के उत्तर में उत्तर व बुंदेलखंड पठारी भाग के दक्षिण में स्थित है मैदानी क्षेत्र, यानी यहाँ पर यहाँ पर बुंदेलखंड का एरिया हो गया पठारी, वहाँ पर गंगा का मैदान, तो इसके बीच में जितना भी हिस्सा है ये मैदानी क्षेत्र कहलाता है। अब यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित है, तो ये भी मैदानी भाग है। तो यमुना तो ऐसे बह रही है और वहाँ से आपकी गंडक है, तो इनके पश्चिम में और इसके पूर्व में, तो ये सब मैदानी भाग है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक द्वारा लाई गई कांप, कीचड़ व बालू से निर्मित मैदान कौन सा है, वो मैदानी क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैदानी क्षेत्र के नवीन कॉप निक्षेपों को कहा जाता है, नवीन कॉप निक्षेपों को खादर कहा जाता है, और पुरानी जो काप निक्षेप हैं उसको बांगर कहा जाता है। याद रख लीजिए, जो नवीन मिट्टी होती है उसको हम खादर कहते हैं, कछार कहते हैं, और जो पुरानी मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, तो मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 300 मीटर तक है। मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से किस ओर है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ढाल है। उत्तर पश्चिम किधर है, तो उत्तर पश्चिम कहाँ माना जाएगा आपका, इधर, और ढाल किधर की तरफ है, दक्षिण पूर्व की ओर। दक्षिण पूर्व की इधर हो गया, भाई ये होता नहीं होता है, दक्षिण पूर्व हो गया ये, और ये क्या हो गया आपका उत्तर पूर्व, तो इधर से इधर की तरफ ढाल है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसलिए नदियाँ जो हैं गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये कहाँ से बहती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं ढाल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण कहाँ हुआ है, वो चंबल व यमुना के तट पर हुआ है। तो ये खादर क्षेत्रों में नदी द्वारा आवरण क्षय होने से बीहड़ बन जाते हैं, और इसका निर्माण चंबल व यमुना की नदियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं, तो गेहूँ, धान और आलू, ये फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विशाल विशाल मैदानी, सही कर लेते हैं इसको, अब देखती है। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक फैला हुआ है, वो पठारी पहाड़ी या फिर बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। कहाँ तक, झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक फैला हुआ भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहाड़ी या फिर पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्जापुर व सोनभद्र में कुछ पहाड़ियाँ की ऊंचाई जो है लगभग 600 मीटर तक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का भी सम्मिलित है, कहाँ पर है, वो सोनभद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। प्रदेश में कितने जिलों में पठारी पहाड़ी या फिर बुंदेलखंडी क्षेत्र का विस्तार है, तो 11 जिलों में, जो कि आगे पॉइंट है। बिंडम, टांडा, कुहेसरा व खड़ंजा जलप्रपात फॉल कहाँ है, ये मिर्जापुर में सारे। बिंडम, टांडा, कुहेसरा, कुसेहरा व खड़ंजा। नेक्स्ट है। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर बहती है, वो गंगा यमुना नदी बहती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की पश्चिम सीमा पर कौन सी बहती है, बेतवा नदी बहती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें आपकी तिलहन और दलहन जो है, ये मुख्य फसलें हैं।
प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संबंध में नम भूमि वेटलैंड का कितना प्रतिशत है? 5.15% जो है वो नम भूमि वेटलैंड क्षेत्र है यूपी का। फिर इस प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि यानी वेटलैंड वाला कौन सा जिला है? वो है सोनभद्र। यहाँ पर लगभग 5.08 जो परसेंट नम भूमि पाई जाती है। प्रदेश का सबसे कम नमी भूमि वाला जिला है बागपत और हाथरस, दोनों में जो है 0.18% जो है वो नम भूमि है। ठीक है, तो ये आज के आपके क्वेश्चन है। आज 15 मिनट हमारे पूरे हुए। आई होप आपको दोस्तों लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह से हम 15-15 मिनट के आपके शॉर्ट वीडियो आपको देते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।